नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। आज के इस खास बुलेटिन में बात करेंगे हम उन खबरों की जिन पर आज हम सभी की नजर रहेगी। और लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय महोत्सव में भारत के पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर होगी चर्चा। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने निपटाए अहम विधायी कामकाज। लोकसभा में हंगामे के बीच अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 और भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पारित। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 सदन में किया गया पेश। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार संसद से अहम बिल पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध। भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण मुद्दों के मद्देनजर अपने सांसदों को व्हिप जारी करके 7 से 11 अगस्त के बीच संसद में मौजूद रहने को कहा। चंद्रयान 3 आज शाम 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में करेगा प्रवेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया, अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी कर चुका है तय। वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद टैबलेट और लैपटॉप जैसे आईटी हार्डवेयर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। केंद्र सरकार ने कहा, आईटी हार्डवेयर के आयात पर निर्भरता कम करके इन उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है मकसद। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ का सितम। राज्य के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में तेज बारिश की जताई संभावना। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बरसात से मौसम हुआ खुशगवार। और खेल की खबरों में बर्लिन में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता। ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल मैच में मैक्सिको की टीम को दी मात। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। इस 2 दिवसीय महोत्सव में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर विचार विमर्श शुरू करने के लिए विश्व के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों की जानकारी उपलब्ध होगी। ये महोत्सव पूरे भारत में पुस्तकालयों के लिए एक विशेष रैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ भी करेगा, जो पुस्तकालय क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देगा। इस आयोजन में गोलमेज और पैनल चर्चाएं भी शामिल होंगी, जहां प्रतिभागी पुस्तकालय के सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विशेष सत्रों में पांडुलिपियों और अभिलेखों के राष्ट्रीय मिशन पर भी चर्चा होगी। ये महोत्सव पुस्तकालयों के विकास, डिजिटलीकरण और पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम के समापन समारोह में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 8 अगस्त तक तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगी। साथ ही तमिलनाडु के महावतों और सहायकों के साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति कल चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी और इसी दिन वो राजभवन चेन्नई में तमिलनाडु के पीवीटीजी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार के चित्र का अनावरण करेंगी और राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर भारथियार मंडपम रखने के समारोह में भी हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति 7 अगस्त को जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी के लीनियर एक्सीलरेटर का उद्घाटन करेंगी। वो विलियनूर में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी वर्चुअल रूप में उद्घाटन करेंगी और पुडुचेरी सरकार द्वारा उनके सम्मान में
आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगी। अपनी यात्रा के आखिरी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 अगस्त को ओरोविले में एक शहर प्रदर्शनी, मातृ मंदिर देखने जाएंगी और एस्पायरिंग फॉर सुपरमाइंड इन द सिटी ऑफ कॉन्सनेस विषय पर एक सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं, जहां संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने अहम विधायी कामकाज निपटाए हैं। लोकसभा में दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर कई सदस्यों ने निजी विधेयक पेश किए और उसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन ने अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 को हंगामे के बीच पारित किया। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 को भी सदन में पेश किया गया। वहीं राज्यसभा में मणिपुर हिंसा और राजस्थान में महिलाओं पर हुए अत्याचार के मुद्दे, साथ ही लोकसभा में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित भी कर दी गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी करके इस महीने की 7 से 11 तारीख के बीच सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। पार्टी ने अपनी 3 पंक्तियों के व्हिप में उनसे सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्यों के लिए भी व्हिप जारी किया है और उन्हें सोमवार को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद खास है। चंद्रयान 3 आज शाम करीब 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क चंद्रयान 3 की गति, सेहत और दिशा पर लगातार नजर रख रहा है। आज शाम करीब 7 बजे के आसपास चंद्रयान 3 का लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कराया जाएगा, यानी उसे चांद के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस काम में 2 बार सफलता हासिल की है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना है। धरती के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 5 अगस्त यानी कि आज से चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू कर सकता है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के कोने कोने में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्विकास 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया जाएगा। शहर के 2 किनारों को समुचित रूप से जोड़ते हुए इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है, जिनमें उत्तर प्रदेश में 55 और राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात और तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में भी 18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 स्टेशन इसमें शामिल हैं। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। वहीं यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के प्रावधान पर जोर देते रहे हैं। वहीं रेलवे को देश भर में लोगों के परिवहन का पसंदीदा साधन बताते हुए उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। इस विजन से प्रेरित देश भर में
1309 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से लंबित मामलों का तेजी से समाधान करने का आह्वान किया है। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि देश भर की विभिन्न अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामले हैं, लेकिन बोझ को कम करने के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं। और मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अपनी स्थापना के समय से लेकर अभी तक आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल लगातार हमारे सैनिकों की जो एक्सपेक्टेशंस रही हैं, अपेक्षाएं रही हैं, उन अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरा है। आर्म फोर्सेस में एक परिवार के मुखिया की तरह हमारे सोल्जर से संबंधित इश्यूज को रिजॉल्व करना हो या फिर हमारे पेंडिंग केसेस को कम करने की दिशा में अपना कंट्रीब्यूशन देना हो, ट्रिब्यूनल ने हर दिशा में सराहनीय कार्य किया है। और अब बात हमारे विशेष सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर में काफी बड़े बदलाव आए हैं और ये 4 साल यहाँ बड़े बदलाव के साक्षी रहे हैं। घाटी की आबो हवा बदली, आतंकी घटनाओं और टेरर फंडिंग पर लगाम लगी, साथ ही विकास के कामों में भी तेजी आई। प्रशासन समान अधिकार और विकास सुनिश्चित करते हुए वंचित तबकों तक पहुंच रहा है। नए कश्मीर में अब शाम ढलने के बाद भी लोग बेखौफ बाहर निकलते हैं और सरकार के कदमों से कश्मीर की महिलाएं नया इतिहास लिख रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है। बदले माहौल में जनवरी 2022 से अब तक रिकॉर्ड संख्या में सैलानी जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। G20 का आयोजन भी जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है और हजारों विदेशी पर्यटक भी कश्मीर घूम चुके हैं। Yeah, incredibly beautiful, super beautiful. The fort, the monasteries, the lake, the rivers, everything is amazing. The food is great. It's super nice. वहीं 3 दशक बाद वादी में बड़े पर्दे की वापसी का भी आवाम दिल खोलकर स्वागत कर रही है। अब बड़ी संख्या में फिल्मों की शूटिंग भी कश्मीर में होने लगी है। पिछले 2 साल से जब से फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई है, जब से मैं ये कहूँगा कुछ ज़माना बदला है, तब से यकीन मानिए कि महीने में कम से कम 8-10 यूनिट्स यहाँ होते हैं और लगभग हर दिन आपको कोई ना कोई यूनिट कश्मीर में काम करता हुआ मिलेगा। प्रदेश में उद्योगों को लेकर भी नया माहौल बना है। नई औद्योगिक नीति आने के बाद अब तक देश विदेश की कंपनियों से 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। बदले माहौल में जम्मू कश्मीर के युवाओं ने कई तरह के स्टार्टअप भी शुरू कर दिए हैं। जब मैं बिजनेस करने निकला था तो मेरे को घर पे प्रेशर था कि नहीं बिजनेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज हालात ठीक नहीं है। आज मेरे को घर पे बोल रहे हैं कि नहीं आप एक्सपैंड क्यों नहीं बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं और क्यों नहीं खोल रहे हो। तो अब माइंडसेट चेंज हो गया है। सरकार के प्रयासों से कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा कला फिर से न सिर्फ जीवित हो रही है बल्कि वैश्विक पटल पर भी पहुंच रही है। यूरोप हो, जापान हो, अमेरिका हो, वहाँ पे इसकी डिमांड है और पिछले कई 1-8 साल से जब से ये रिवाइवल की कोशिशें हुई हैं तो अब फिर से जो है ऑर्डर्स आने लगे हैं। सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का असर भी अब नजर आने लगा है। प्रदेश की महिलाओं को अब नए अवसर मिल रहे हैं और वो भी नए क्षेत्रों में कदम रख रही हैं। पेरेंट्स पहले सोचते थे पहले दौर में कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, इन्हें ससुराल जाना है, घर संभालना है, वो पढ़ाई करके और लड़कों को पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एंड तब से कि हमें क्या एक फ्रीडम सी मिल गई है लड़कियों को और पेरेंट्स का माइंड भी सेट हो गया है कि लड़कियों का आज ज्यादा लड़कों के मुकाबले एंड लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया जाता है। शाम को श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट और रिवर फ्रंट का नजारा देखते ही बनता है।
लोगों का कहना है कि ये नया कश्मीर है, जहां अब शाम ढलने के बाद भी लोग बेखौफ होकर बाहर निकलते हैं। डर कोई नहीं है। आप खुद देखिए ना, कितनी लड़के लड़कियां यहाँ पे है, औरतें बहुत सारी है। डर जैसी कोई बात नहीं है। वहीं 3 दशक से ज्यादा अंतराल के बाद श्रीनगर में पारंपरिक मार्ग से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। ये बड़ा संदेश है जिसने इंसानियत और कश्मीरियत दोनों को मजबूत करने का काम किया है। देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम क्षेत्रों में लगातार आ रहे ये बदलाव नई मिसाल कायम कर रहे हैं। श्रीनगर से रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। अबे देख, अरे बेटा बच गए। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा की, जहां नूंह में हिंसा के बाद अब स्थिति सामान्य करने का प्रयास लगातार जारी है। नूंह के डिप्टी कमिश्नर और एसपी दोनों का तबादला किया गया है। नूंह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार की जगह धीरेन्द्र खड़गटा को नया डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है, तो वहीं एसपी वरुण सिंगला की जगह नरेंद्र को नया एसपी नियुक्त किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस हिंसा के पीछे एक बड़ा गेम प्लान था। विज ने कहा कि हालात में सुधार होने पर इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। वहीं अब बात करते हैं मौसम की। दरअसल राजधानी नई दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह झमाझम बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। बारिश के बाद दिल्ली के लोगों को उमस से भी काफी राहत मिली है। बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई। उधर मौसम विभाग ने रविवार तक दिल्ली समेत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 7 अगस्त के बाद बिहार और झारखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 8 अगस्त तक बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के लिए अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें पन्ना, दमोह, निवाड़ी, दतिया, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया। राज्य के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रायसेन जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जिले में बीते 24 घंटों से बारिश जारी है। वहीं जिले भर के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। 50 से ज्यादा गांवों का शहर से सड़क संपर्क जो है वो टूट चुका है। रायसेन के उदयपुरा में नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे उदयपुरा से गाडरवाड़ा सड़क मार्ग बंद होने की कगार पर है। वहीं नर्मदा के पुल से 1 फीट नीचे पानी बह रहा है। रायसेन में बेतवा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। रायसेन के सेमरी, नगझरी और शाराबरू सहित 13 डैम और तालाब 100% भर चुके हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में पार्टी की महिला सांसदों की जांच समिति बनाई है। इस जांच समिति में सांसद सरोज पांडे, रेखा वर्मा, कांता करदम और लॉकेट चटर्जी शामिल हैं। ये जांच समिति शीघ्र ही घटनास्थल का दौरा करेगी और घटना की रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत अस्पताल, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं और डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
इस योजना ने देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया है। वहीं केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद टैबलेट और लैपटॉप जैसे आईटी हार्डवेयर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सरकार विश्वसनीय और सत्यापित प्रणालियों के इस्तेमाल के लिए उत्पादों के आयात को विनियमित कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे ये सुनिश्चित होगा कि चाहे उत्पाद देश में निर्मित हो या आयात किया गया हो, भारत का प्रौद्योगिकी तंत्र केवल विश्वसनीय और स्थापित प्रणालियों का उपयोग करता है। सरकार द्वारा लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटरों के आयात पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी खबरों पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विश्वसनीय हार्डवेयर और प्रणालियों के उपयोग को सुनिश्चित करना है। भारत लैपटॉप और सर्वर सहित डिजिटल उत्पादों के क्षेत्र में विश्व का एक सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बन चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में ऐसे उत्पादों के निर्माण में वृद्धि होगी। देश के महान सपूतों, क्रांतिकारियों के बलिदान और ऐतिहासिक युद्ध भूमि को नजदीक से जानने के लिए आगामी 12 अगस्त को दिल्ली से पंजाब स्थित फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला के लिए पहला सैन्य विरासत गाइडेड टूर रवाना होगा। ये प्रयास इतिहास, सैन्य मामलों और सांस्कृतिक विरासत में रुचि रखने वालों के लिए काफी मददगार साबित होगा। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के सैन्य विरासत पर्यटन स्थलों से आम नागरिकों को जोड़ने के लिए देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सेवा थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी USI और देश में तकनीकी शिक्षा की अग्रणी संस्था PCTI 12 अगस्त को पंजाब में फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला में पहले सैन्य विरासत गाइडेड टूर का आयोजन कर रही है। USI के सहायक महानिदेशक मेजर जनरल रिटायर्ड PK गोस्वामी ने बताया कि हमारा यह प्रयास इतिहास, सैन्य मामलों और सांस्कृतिक विरासत में रुचि रखने वालों के लिए काफी मददगार साबित होगा। हमारे पास कई ऐसी जगहें हैं और कई ऐसी गाथाएं हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने क्या कार्रवाई की, हमारे कितने लोग शहीद हुए, वो चीज़ें ग्राउंड पर हैं। पर बिकॉज उसकी ज़्यादा कोई पब्लिसिटी किसी ने नहीं करने की कोशिश की तो वो धीरे धीरे जो है लोगों की शायद मेमोरी में से बाहर जा रही। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो इतिहास देश के अंदर है, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस का हो चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस का हो, उसके बारे में हमारे सभी देशवासियों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। USI निदेशक स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड RTS छिन्ना ने बताया कि सैन्य विरासत गाइडेड टूर की शुरुआत हुसैनीवाला से हो रही है। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जहां 1965 और 1971 के युद्ध हुए। हमारा अपने देश में जो है इतनी प्राचीन एक मिलिट्री मार्शल ट्रेडिशंस हैं, हेरिटेज है, सभ्यता है, एक सेवा का, सर्विस का एक की प्रथा है, वीर गाथा की प्रथा है, वो उसको क्यों नहीं हाईलाइट किया जाए। तो इसकी शुरुआत वहाँ से होती है। CSC SPV के प्रबंध निदेशक संजय कुमार राकेश ने इस टूर से जुड़ी जानकारी में बताया कि यह टूर पर्यटकों को देश के सैन्य इतिहास जानने, महत्वपूर्ण लड़ाइयों और युद्ध के बारे में जानने का खास अवसर है। मिलिट्री हेरिटेज टूरिज्म उन स्थानों के पर ले जाने की व्यवस्था करेंगे जहां हमारे सेना के जवानों ने वार लड़ी हैं और जहां उनकी वीरता की कहानियां छुपी हुई हैं, और ये पूरे देश के लिए, इवन विदेशियों के लिए भी ओपन है। गौरतलब है कि सैन्य विरासत पर्यटन कार्यक्रम के लिए USI और PCTI ने एक MOU किया है, जिसके तहत USI सैन्य विरासत महत्व के पर्यटन स्थलों की संभावनाओं को तलाशेगी और उसे डॉक्यूमेंट करेगी और PCTI टूर ऑर्गेनाइज करेगी। इसके लिए PCTI ने CSC E-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के साथ एक MOU किया है। और इसी बीच चलिए सीधा रुक करते इस वक्त IIM के एक और उसका भी रुक करेंगे, लेकिन इसी बीच एक खबर का रुक कर लेते हैं खेलों को लेकर के, जहां एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत और जापान के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा है।
मैच में पहला गोल जापान की ओर से आया, जिन्होंने खेल के दूसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। हालांकि भारतीय टीम ने तीसरे क्वार्टर में वापसी की और पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल कर स्कोर लाइन को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला मलेशिया के खिलाफ रविवार को खेलेगी और बड़ी बात यह रही कि इस मैच में भारत को 15 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिसमें टीम सिर्फ एक को गोल में बदल पाई। उन्नीस सौ 96 और 2000 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद रियाज का मानना है कि मौजूदा भारतीय हॉकी टीम खेल के हर क्षेत्र में तेजी से सुधार कर रही है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि टीम एशियन गेम्स में भी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेगी। इस वक्त हमारे साथ भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद रियाज हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में वो भारतीय टीम को किस तरह से देख रहे हैं। भारत का हमेशा से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में एक तरह से कहना चाहिए दबदबा रहा है, लेकिन इस बार क्या आप परिस्थिति को बदला हुआ देख रहे हैं या आपको लगता है कि जिस तरह से पहले भारतीय टीम प्रदर्शन करती आई है, एक बार फिर से टीम उसी प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब होगी? देखो, भारत का प्रदर्शन आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड में 4th रैंकिंग में आ गए हैं। जो हर टर्न पर तरक्की हो रही है हिंदुस्तान की हॉकी, क्यों तो हिंदुस्तान इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहो या स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, हर जगह के एंकरेजमेंट करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है वो एक चैलेंज के रूप में हो सकती है? टफेस्ट मैचेस लगेंगे कि पाकिस्तान एक हो सकती है, वो जनरली अच्छा मैच होता है कभी भी दुनिया में, चाहे कोई स्पोर्ट हो जाओ अच्छा होता है। और दूसरा मैच देखेंगे तो जापान और कोरिया भी थोड़ा फास्ट है, इवन मलेशिया अच्छा टीम है। सो डेफिनेटली इंडिया विल डू बेटर इन दिस टूर्नामेंट। आपको लगता है कि कोच ग्रेग फुलटन ने जिस तरह से रणनीति में बदलाव किया है, एक समय भारतीय टीम जो थी अटैकिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देती थी, लेकिन अब डिफेंस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो एक रणनीति सही दिशा में चलती हुई दिख रही है आपको? हर कोचेस का कोचिंग का तरीका डिफरेंट रहता है। जो भी ऑस्ट्रेलियन आता है वो उन ऑस्ट्रेलियन टीम अटैकिंग ही खेलती है, बट ग्रेग चाहता है कि अटैकिंग और डिफेंस बैलेंस करके टीम जाए, ताकि एक तरफ ना होल हो जाए, एक तरफ ज़्यादा दबाव पड़ जाना, इसलिए वो बैलेंस करके और देख रहा है। और अभी जो कमी समय मिला है, इसलिए वो आके स्टडी कर रहा है, ताकि डेफिनेटली उसका स्टडी अच्छा होगा, एशियन गेम्स में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चेन्नई को बहुत समय बाद एक टूर्नामेंट मिला है हॉकी का इंटरनेशनल, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, चेन्नई में आफ्टर 12 साल के बाद ये टूर्नामेंट आया है। चेन्नई आके स्पोर्ट्स हब है और अच्छा स्पोर्ट्स चलता है। हॉकी के लिए बहुत बड़ा गहरा होता है। डेफिनेटली ये आके एक अच्छा सा प्रदर्शन होगा और इससे और ज़्यादा सा प्लेयर आप तमिलनाडु साउथ से भी मिलेंगे और फ्यूचर में इंडिया अच्छी टीम बनेगी। और बहुत शुक्रिया। तो ये है मोहम्मद रियाज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय टीम के लिए ये एक प्रिकर्सर टूर्नामेंट है और यहाँ पे टीम अपनी जो है वो तैयारियों को अच्छी तरह से परख सकती है, ताकि इसी परखी हुई तैयारी पर टीम अपने आप को एशियन गेम्स में उतारे, जहाँ पर टीम जो है वो न केवल गोल्ड मेडल जीते बल्कि पेरिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करे। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, चेन्नई। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आज चर्चा के लिए मौजूद है श्री कपिल पाटिल जी। जब मैं बीजेपी में आया तब से लेके आज तक मुझे कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभी काम कर रहा है। जो काम करने वाला है उसके काम को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी में होता है। खिड़की खोल कर देखने दो मुझे, मेरे देश की नई तस्वीर बन रही है। पहले तो सरकारें गठबंधन से बनती थी, अब विपक्ष गठबंधन से बन रहा है। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातुभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम
विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। हमारे सामने चैलेंज आज की डेट में ये आता है कि किस तरह से बच्चों को वापस मोड़ के पुस्तकों तक लाया जाए। तो साइंटिफिक देते हैं ना नॉलेज, मुझे वो देखता हूँ, तो मेरे लिए वो जानना है क्या कि मेरे जो रिलीजन वो है क्या। तो गीता प्रेस काफ़ी यूनिक है, मुझे आंसर मिलता है। हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट का आइडिया ही ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चों में क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, वो अच्छे क्वेश्चन पूछें। हमारे आज की तेजस्विनी है ज्ञान प्रवाह की संस्थापक और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बिमला पोद्दार, जो संस्कृति के संरक्षण के उन आयाम पर काम कर रही हैं जिन पर अमूमन लोगों का ध्यान कम जाता है। जो भी काम करो वो अच्छी धारणा से करो, अच्छे विचार से करो। कलाओं के प्रति समर्पण रखना तो बहुत एक इंटरेस्टिंग और ज़रूरी है। हमने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब अपने यहाँ से दी जाती। कभी मन में आया मैं गंगा किनारे जीवन बिताना चाहूँ।